Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम बिश्नोई स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल AMS एकेडमी पे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है और फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप की होती है। आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करने जा रहे हैं टर्म यूनिट, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो दोस्तों, यूनिट क्या है? यूनिट्स आर द इंटरनेशनली accepted standards for the process of मेजरमेंट की प्रोसेस के लिए जो हमने इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, उन्हीं स्टैंडर्ड्स को हम नाम देते हैं यूनिट्स। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए हमने स्टैंडर्ड बना रखे हैं मीटर, तो मीटर क्या हो जाएगी? लेंथ की यूनिट हो जाएगी। तो मेजरमेंट की प्रोसेस के लिए जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, उन्हीं स्टैंडर्ड्स को हम नाम दे रहे हैं यूनिट्स। तो दोस्तों, यूनिट्स को हम यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए। तो हमारे पास में जितनी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, उतने ही टाइप की हमारे पास में यूनिट्स भी होती है। टाइप्स ऑफ यूनिट्स। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास में दो टाइप की होती है। दीज आर फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट होगी उसको हम नाम दे देते हैं फंडामेंटल यूनिट, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट होगी उसको हम नाम देते हैं डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा भी हमारे पास में एक और टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम नाम दे रहे हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जो हमारे पास में एंगल्स के लिए यूज होती है। तो एंगल्स को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज होगी उनको हम नाम दे देंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारे पास में है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट की सिंपल डेफिनेशन है। फर्स्ट वन, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होगी? द यूनिट्स chosen for the measurement of fundamental physical quantity are called as fundamental units. fundamental physical quantities को मेजर करने के लिए हमने जो यूनिट्स चूज किए, उन्हीं यूनिट्स को हम नाम देते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो फ्रेंड्स, मैकेनिक्स में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इन मैकेनिक्स देयर आर 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज: लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास और टाइम को हमने आर्बिट्रेरीली चूज कर लिया एज ए फंडामेंटल यूनिट, एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ, मास और टाइम की जो यूनिट होगी उसको हम नाम दे देंगे फंडामेंटल यूनिट। फॉर एग्जांपल, लेंथ के लिए जो यूनिट यूज होगी दैट इज मीटर, मास के लिए जो यूनिट यूज होती है दैट इज किलोग्राम, और टाइम के लिए जो यूनिट यूज होगी उसको हम नाम देते हैं सेकेंड। तो मीटर, किलोग्राम और सेकेंड क्या हो जाएगी हमारे पास में? फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएगी। इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा, लेंथ, मास और टाइम के अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारे पास में डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है उसको हम नाम दे रहे हैं डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट। द यूनिट्स चोजन फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो स्पीड की जो यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इज ए डिराइव्ड यूनिट। मीटर पर सेकेंड एक डिराइव्ड यूनिट हो जाएगी। फोर्स हमारे पास में क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो फोर्स के लिए जो यूनिट होगी, फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास के लिए यूनिट होगी केजी, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगी हमारे पास में, डिराइव्ड यूनिट हो जाएगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूटन बोल रहे हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जो हम स्टैंडर्ड्स चूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड्स हमने यूज किए, दीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट। मैकेनिक्स में हमारे पास में 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो इनकी जो यूनिट्स होगी वो हमारे पास में फंडामेंटल यूनिट्स होगी, और उनके अलावा जो भी यूनिट है सारी क्या होगी, डिराइव्ड यूनिट होगी। तो फ्रेंड्स अभी हमने बात की कि यूनिट क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स है। तो उन स्टैंडर्ड्स को हम चूज कैसे करेंगे, तो चॉइस ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट का हम चॉइस कैसे करेंगे। एनी यूनिट विच इज चोजन और विच इज टू बी चोजन कैन हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कोई भी हम यूनिट या कोई भी हम स्टैंडर्ड जो चूज करते हैं उसके पास में ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। कौन सी, फर्स्ट वन, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। जो हमने स्टैंडर्ड चूज किया है मेजरमेंट की प्रोसेस के लिए वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। सेकेंड वन, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। ये टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। जो हमने स्टैंडर्ड अभी सिलेक्ट कर लिया वो टाइम के साथ में सेम ही रहना चाहिए, चेंज ना हो। थर्ड वन, इट शुड नॉट चेंज विद फिजिकल क्वांटिटीज। लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। ये टाइम के साथ साथ भी चेंज नहीं होना चाहिए और फिजिकल क्वांटिटीज के साथ भी चेंज ना हो। जैसे हमने स्टैंडर्ड यूज किया लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर, तो 1 मीटर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर भी उतना ही होना चाहिए और 50 डिग्री सेल्सियस पर भी उतना ही होना चाहिए। मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या टाइम के साथ में वो स्टैंडर्ड चेंज ना हो। और फोर्थ वन, इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। ये सुटेबल साइज का होना चाहिए। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज किसी चोजन स्टैंडर्ड के पास में है तो उसको हम यूनिट बोलेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास में आता है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है दोस्तों, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, एक सेट ऑफ यूनिट्स है जिसमें फंडामेंटल और डिराइव्ड दोनों ही टाइप की यूनिट्स आ जाती है। तो ए सेट ऑफ ऑल फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। एक ऐसा सेट जिसमें फंडामेंटल और डिराइव्ड सभी टाइप की यूनिट्स इंक्लूडेड है, सभी टाइप की यूनिट्स आ जाती है, उस कंप्लीट सेट को ही हमने क्या नाम दिया है, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो मैकेनिक्स में जो हमने 3 स्टैंडर्ड्स और 3 फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट बनाई उसके अकॉर्डिंग हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिफाइन कर देते हैं। देखिए हमारे पास में 3 फिजिकल क्वांटिटीज कौन है, लेंथ, मास और टाइम। तो अगर हम लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर्स में, मास को मेजर हम करते हैं ग्राम्स में, और टाइम को अगर हम मेजर करते हैं सेकंड में, मींस लेंथ की मेजरमेंट के लिए हमने स्टैंडर्ड चूज किया सेंटीमीटर, मास के लिए हमने स्टैंडर्ड चूज किया ग्राम, टाइम के लिए हमने स्टैंडर्ड चूज किया सेकंड। तो सबके इनिशियल लेटर्स हम ले लेते हैं, सेंटीमीटर का C, ग्राम का G
और सेकेंड के लिए एस। तो ये जो हमारे पास में सिस्टम ऑफ यूनिट बन जाएगा दैट इज CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको हम CGS सिस्टम ऑफ यूनिट नाम देते हैं। अगर हम लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, मास को अगर हम मेजर करते हैं पाउंड में, और टाइम को अगर हम मेजर करते हैं सेकेंड में। फुट के लिए F, पाउंड का P और सेकेंड से S। तो जो हमारे पास में सेट ऑफ यूनिट्स बनेगा उसको हम नाम दे देते हैं FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर हम लेंथ को यूज करते हैं मीटर में, लेंथ के लिए हम स्टैंडर्ड चूज करते हैं मीटर, मास के लिए हम स्टैंडर्ड चूज करते हैं किलोग्राम, और टाइम के लिए हम स्टैंडर्ड चूज करते हैं सेकेंड। तो मीटर का फर्स्ट लेटर M, किलोग्राम का फर्स्ट लेटर K और सेकेंड के लिए S। तो जो सेट बनेगा दैट सेट इज कॉल्ड एज MKS सिस्टम। MKS सिस्टम। तो ये हमारे पास में तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनेंगे, CGS, FPS और MKS। तो हमें इसके अंदर CGS अपना जो सिलेबस है उसमें हमारे पास में मैक्सिमम टाइम CGS और MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज होने वाला है। MKS सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर लेंथ, मास और टाइम तीन ही फिजिकल क्वांटिटी है मैकेनिक्स में। तो हम तीन ही यूनिट्स लेकर के चल रहे हैं एज ए फंडामेंटल यूनिट। लेकिन इनके अलावा हमने MKS सिस्टम में कुछ एक इम्प्रूवमेंट किए और नया सिस्टम बनाया, उसको हम क्या बोल रहे हैं, SI सिस्टम ऑफ यूनिट। SI दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI का एब्रिविएशन फुल फॉर्म क्या आ जाएगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI सिस्टम के अंदर हमारे पास में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। तो यूनिट्स में कितनी आ जाएगी, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएगी। उनकी भी हम टेबल बना लेते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यूज होने वाली यूनिट्स कौन सी है। तो इन SI सिस्टम के अंदर, इन SI सिस्टम फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में कितनी है, 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर। लेंथ, मास, टाइम। तीन तो वही है जो मैकेनिक्स में थी, लेंथ, मास एंड टाइम। उनके अलावा टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ मैटर। ये हमारे पास में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इनके लिए जो यूनिट होगी उनको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स इन SI सिस्टम। तो लेंथ के लिए यूनिट होगी मीटर, मास के लिए यूनिट है हमारे पास में किलोग्राम, टाइम के लिए यूनिट है सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, और अमाउंट ऑफ मैटर के लिए मोल। इनके लिए जो हम सिंबल यूज करेंगे, सिंबल मीटर को रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल लेटर M से, किलोग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे kg से, सेकेंड इज रिप्रेजेंटेड बाय S, केल्विन को कैपिटल K से, एम्पियर को कैपिटल A से, कैंडेला को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल d से, और मोल के लिए हम यूज करेंगे MOL। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स इन SI सिस्टम। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है SI सिस्टम में। तो हमारे पास में उनकी जो यूनिट्स होगी वो फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएगी SI सिस्टम में। इनके अलावा हमारे पास में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर द यूनिट्स chosen for supplementary physical quantities। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास में 2 थी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के लिए जो यूनिट होगी उसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट फॉर प्लेन एंगल बोलेंगे,
और सॉलिड एंगल के लिए जो यूनिट यूज हो रही है उसको हम सॉलिड एंगल की सप्लीमेंट्री यूनिट बोलेंगे। तो प्लेन एंगल के लिए यूनिट होती है यूज रेडियन, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे RAD से। सॉलिड एंगल के लिए यूनिट यूज होती है स्टेरेडियन, जिसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉल s एंड r। तो प्लेन एंगल के लिए रेडियन, सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन। इन सभी यूनिट्स के अलावा जो भी यूनिट होगी सारी की सारी यूनिट्स क्या होगी, डिराइव्ड यूनिट्स होगी। तो फ्रेंड्स अभी हमारे पास में जो फंडामेंटल यूनिट्स है उनको हम वन बाय वन डिफाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में है मीटर। मीटर लेंथ की जो यूनिट है दैट इज मीटर। तो हम 1 मीटर को डिफाइन कर लेते हैं कि 1 मीटर क्या है। देखिए दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड है वो 299,792,458 मीटर पर सेकेंड है, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। तो 1 मीटर को हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। 1 मीटर, देखिए 1 मीटर क्या है, द लेंथ और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय light in vacuum in 1/299,792,458 सेकेंड। 1 सेकेंड के इस पोर्शन में लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसी ट्रेवल्ड डिस्टेंस को हम नाम देते हैं 1 मीटर। 1 meter is that length or that distance traveled in vacuum by light in the time interval of 1/299,792,458 सेकेंड। उसके बाद में सेकेंड हमारे पास में जो यूनिट है दैट इज किलोग्राम। किलोग्राम, तो हम 1 किलोग्राम को डिफाइन कर लेते हैं। 1 किलोग्राम क्या है दोस्तों, जो हमारा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ यूनिट्स है, जो कि सिचुएटेड है पेरिस में। उसमें एक हमारे पास में सैंपल रखा हुआ है पेरिस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ यूनिट्स में, जो बना हुआ है प्लेटिनम इरिडियम अलॉय का। तो प्लेटिनम इरिडियम अलॉय का जो एक सैंपल सिलेंडर है जो प्लेस्ड है इंटरनेशनल यूनिट ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट सिचुएटेड एट पेरिस, उस सिलेंडर का जो मास है दैट इज कॉल्ड एज 1 किलोग्राम। उसी सिलेंडर के मास को हमने नाम दिया है 1 किलोग्राम। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ यूनिट्स जो पेरिस में सिचुएटेड है, वहाँ प्लेटिनम इरिडियम अलॉय का जो सिलेंडर रखा हुआ है उस सिलेंडर के मास को ही हमने नाम दिया है 1 किलोग्राम। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास में थर्ड जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, टाइम है। और टाइम के लिए जो हमने यूनिट यूज की दैट इज द सेकेंड। टाइम के लिए जो हम फंडामेंटल यूनिट यूज कर रहे हैं उस यूनिट को हम नाम दे रहे हैं सेकेंड। तो हम 1 सेकेंड को डिफाइन करें। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड क्या है, वो टाइम ड्यूरेशन है जो सीजियम 133 के एटम के, सीजियम 133 का जो एटम है उसके 9192631770 रेडिएशंस के लिए जो टाइम ड्यूरेशन यूज हो रहा है, इतने रेडिएशंस के, इतने पीरियड्स ऑफ रेडिएशन के लिए जो टाइम ड्यूरेशन यूज हो रहा है दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज 1 सेकेंड, सीजियम 133 एटम के लिए। तो फ्रेंड्स हमारे पास में मैक्सिमम टाइम जो यूज होने वाली टर्म्स है, जो यूनिट्स है, वो लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड है। तो हो सके तो हमें इन तीनों की डेफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद में जो हमारे पास में इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो हमारे पास में आती है सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल की। तो हम सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल को
डिफाइन कर लेते हैं कि सॉलिड एंगल क्या होता है और प्लेन एंगल क्या होता है। तो देखिए प्लेन एंगल क्या है। प्लेन एंगल क्या है फ्रेंड्स? एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर। ये सेंटर है, सेंटर पर कोई भी आर्क जो एंगल फॉर्म करती है उसी एंगल को हम बोल रहे हैं प्लेन एंगल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी थीटा से। लेंथ ऑफ आर्क इज डी एस और रेडियस होगा आर। अगर हमारे पास में ये कोई कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल, तो इसका रेडियस है आर्क। इस कंप्लीट सर्कल में से हमने ये एक आर्क कट की, तो ये आर्क जो यहाँ सेंटर पर एंगल बनाती है उसी एंगल को हमने क्या नाम दिया है? प्लेन एंगल नाम दिया है। और प्लेन एंगल के लिए जो हमारे पास में यूनिट होगी उसको हम बोलेंगे रेडियन। तो प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो रेडियन है। अब बाय द डेफिनेशन प्लेन एंगल को अगर हम डिफाइन करते हैं तो प्लेन एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? यहाँ से एंगल को हम डिफाइन करेंगे तो डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाय आर। डी थीटा किसके इक्वल होगा? डी एस बाय आर। एंगल, प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क बाय द रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के रेशो को ही हम क्या नाम दे रहे हैं? प्लेन एंगल नाम दे रहे हैं। अब यहाँ से अगर हमारे पास में रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क अगर इक्वल हो जाते हैं, अगर किसी केस में रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क इक्वल हो जाता है तो हमारे पास में जो एंगल बचेगा दैट इज 1। जो हमारे पास में एंगल निकल के आता है तो डी एस और आर इक्वल हो गए तो 1 हमारे पास में आएगा। तो इसको हम एंगल को क्या नाम देते हैं? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन प्लेन एंगल किसके इक्वल होगा? द एंगल सबटेंडेड बाय ए लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू द रेडियस। रेडियस के इक्वल लेंथ ऑफ आर्क जो सेंटर पर एंगल सबटेंड करती है दैट एंगल इज कॉल्ड एज 1 रेडियन। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क whose length is equal to the radius that is called as 1 radian। ऐसी आर्क जिसकी लेंथ उसके रेडियस के इक्वल है उसी के एंगल को हम क्या नाम दे रहे हैं? 1 रेडियन एंगल नाम दे रहे हैं। अगर हम कंप्लीट सर्कल की बात करते हैं तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो हमारे पास में है दैट इज 2 पाई आर। कंप्लीट सर्कल की अगर बात की जाए तो सरकमफेरेंस हमारे पास में होता है 2 पाई आर। यहाँ पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाय रेडियन। तो मैक्सिमम पॉसिबल प्लेन एंगल जो होगा वो 2 पाई के इक्वल हो सकता है। प्लेन एंगल की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो 2 पाई होती है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है दैट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या है? स्फीयर अपने सेंटर पर, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं डे ओमेगा से। डे ओमेगा। तो कोई जो स्फीयर है, ये हमारे पास में कोई स्फीयर है, स्फीयर का कोई सरफेस सेंटर पर जितना एंगल बनाता है उस सरफेस के बनाए हुए एंगल को ही हम सॉलिड एंगल बोल रहे हैं। तो इस स्फीयर में से हमने एक ये एंगल कट किया, इस स्फीयर में से हमने ये सरफेस एरिया कट किया। ये सरफेस एरिया सेंटर पर जो एंगल बनाएगा उस एंगल को ही हमने नाम दिया है सॉलिड एंगल। दैट इज द सॉलिड एंगल। जैसे हमारे पास में वाटरमेलन होता है, तरबूज होता है, तो ये मान लिया हमारे पास में तरबूज है और इस तरबूज में से हमने एक ये स्लाइस कट की। ऐसे हम एक स्लाइस कट करते हैं नीचे तक, यहाँ तक। तो इस स्लाइस ने यहाँ जो एंगल बनाया दैट एंगल इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। जैसे हमारे पास में आइसक्रीम की कोन होती है, तो आइसक्रीम की कोन ऊपर से जो है वो सरफेस है और वो नीचे सेंटर पर जो एंगल बना रही है दैट एंगल इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। तो ये जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया ने सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया है दैट एंगल इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर, अगर इस स्फीयर का रेडियस आर है तो हम सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एरिया ऑफ सरफेस डिवाइडेड बाय
स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। सरफेस के एरिया को उसके रेडियस के स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर दें तो जो रेशो हमारे पास में निकल के आता है उसी को हमने क्या नाम दिया है, सॉलिड एंगल नाम दिया है। सॉलिड एंगल के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं दैट इज स्टेरेडियन। वो यूनिट होती है स्टेरेडियन, रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड आर। स्मॉल एस और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब किसी केस में एरिया और रेडियस का स्क्वायर अगर सेम हो जाए, एरिया और स्क्वायर ऑफ रेडियस अगर सेम हो जाए तो हमारे पास में जो एंगल निकल के आएगा दैट इज कॉल्ड एज वन स्टेरेडियन। उसी एंगल को हमने नाम दिया है वन स्टेरेडियन। डी ओमेगा इज इक्वल टू वन स्टेरेडियन। द एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस एट द सेंटर इज कॉल्ड एज वन स्टेरेडियन। जो एरिया, ऐसा एरिया जिसकी वैल्यू रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है, वो एरिया सेंटर पर जो एंगल बनाता है उसी एंगल को हम नाम दे रहे हैं वन स्टेरेडियन। अब देखिए फ्रेंड्स, एक स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हमारे पास में होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर हम सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू पुट करते हैं तो जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल होगी दैट इज वैल्यू ऑफ एरिया, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं आर स्क्वायर से, तो 4 पाई। तो मैक्सिमम पॉसिबल सॉलिड एंगल इज 4 पाई। हमें याद रखना है मैक्सिमम पॉसिबल प्लेन एंगल इज 2 पाई और मैक्सिमम पॉसिबल सॉलिड एंगल इज 4 पाई। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम हम मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट को पढ़ेंगे और डिफरेंट प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में ही अगर हो सका तो हम डायमेंशंस को भी डिस्कस करेंगे। नई डायमेंशंस को हम उससे नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।